राजस्थान में दूसरे चरण का मतदान भी पूरा हो चुका है। पहले चरण में जहां कम मतदान ने पार्टियों के लिए चिंता बढ़ाई थी, तो इस बार का बढ़ा हुआ मतदान भी पार्टियों को कोई कम टेंशन नहीं दे रहा है। पहले चरण में जहां 57.87% मतदान हुआ था, वहीं दूसरे चरण में करीब 64.60% मतदान हुआ है, यानी कि करीब 7% मतदान बढ़ा है। बढ़े हुए मतदान प्रतिशत का फायदा लोग बीजेपी को देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बढ़े हुए मतदान प्रतिशत को अगर गौर से देखेंगे तो मतदान उन्हीं सीटों पर बढ़ा है जहां मुकाबला कड़ा या फिर त्रिकोणीय था, जैसे बाड़मेर, बांसवाड़ा और कोटा। इन 13 सीटों पर हुए मतदान में कौन आगे है और क्यों आगे हैं, इसको लेकर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की। यहां पर रविंद्र भाटी और उम्मेदाराम बेनीवाल के बीच ही मुख्य मुकाबला है, लेकिन उसमें उम्मेदाराम को बढ़त मिल रही है, क्योंकि यहां पर मेघवाल, मुस्लिम और जाट का जो कॉम्बिनेशन है वो उम्मेदाराम के पक्ष में है। मेघवाल वोटर्स इसलिए ज़्यादा निकलकर सामने आए में उम्मेदाराम के समर्थन में, क्योंकि जो दिन भर घटनाक्रम हुए, खासतौर पर रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों के ऊपर जो मारपीट के आरोप लगे, उसका असर जो है वो कहीं ना कहीं मेघवाल वोटर्स को उम्मेदाराम या फिर यूं कहें कि कांग्रेस के पक्ष में शिफ्ट करने में नजर आया। वहीं बात करें मुस्लिम वोटर्स की, तो मुस्लिम वोटर्स को रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में शिफ्ट करने के लिए अमीन खान, जो कि पूर्व मंत्री हैं, जिनको अब सस्पेंड भी कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, वो लगातार कोशिश करते हुए नजर आए कि मुस्लिमों के जो वोट हैं वो रविंद्र सिंह भाटी को मिले, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। ऐसे में बात की जाए रविंद्र सिंह भाटी की, तो रविंद्र सिंह भाटी का जो मुख्य वोट बैंक था वो राजपूत था। राजपूत वोट उन्हें पूरी तरीके से मिले, लेकिन जो दूसरा उसका बड़ा वोट बैंक था वो था ओबीसी। और ये सामने आ रहा है, अगर उन आंकड़ों को बारीकी से देखा जाए तो ओबीसी के जो वोट हैं वो थोड़े कम प्रतिशत में गिरे हैं। खासतौर पर जो मूल ओबीसी के वोट हैं, चाहे वो सिवाना विधानसभा क्षेत्र की बात हो या फिर जो बाकी के विधानसभा क्षेत्रों में भी जिन इलाकों में मुख्य रूप से मूल ओबीसी के वोटर ज़्यादा रहते हैं। और इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि मूल ओबीसी के जो ज़्यादातर मतदाता हैं वो बाहर के राज्यों में ज़्यादा रहते हैं। ऐसे में वो लोग उतनी बड़ी संख्या में आए नहीं, हालांकि वो तमाम जत्थे, वो बसें हमने देखी जिनमें बड़ी संख्या में लोग वोट करने के लिए आ रहे थे, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं नजर आ पाए। फिर भी एक कड़ी टक्कर अभी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी के साथ इन तमाम वर्गों के साथ साथ उन तमाम फैक्टर या जातियों को तोड़ते हुए युवा वर्ग उनके साथ था, और वो सरप्राइज कर सकता है इस पूरे चुनाव में। इसके अलावा सबसे कमाल की बात जो नजर आई वो ये कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, कैलाश चौधरी, वो वोट देने के बाद कहीं पर भी नजर नहीं आए। दिन भर जो आरोप प्रत्यारोप लगे वो उम्मेदाराम की तरफ से रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर और रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से हरीश चौधरी या फिर बेनीवाल के ऊपर। इस पूरे झंझट में, इस भागदौड़ में कहीं पे भी कैलाश चौधरी नजर नहीं आए, जिसकी वजह से उनकी इस पूरी कंपटीशन में उनको काफ़ी पीछे धकेल दिया है। इसके अलावा अगली सीट की बात करें तो अगला नंबर है बांसवाड़ा सीट का। वहाँ पर अभी राजकुमार रोत को हल्की सी बढ़त नजर आ रही है। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि युवाओं में काफ़ी लोकप्रियता है। अब उन्हें हम बांसवाड़ा का रविंद्र सिंह भाटी भी कह सकते हैं, या फिर रविंद्र सिंह भाटी को बाड़मेर का राजकुमार रोत भी कहा जा सकता है। इसके अलावा उनके प्रति लोगों के मन में सिंपैथी भी है, क्योंकि वो जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको हराने के लिए महेंद्र जीत सिंह मालवीय और ने ऐसा कहा जा रहा है वहाँ के स्थानीय स्तर पर भी कि किस तरीके की षड्यंत्र या चालें चली हैं, तो उसकी वजह से राजकुमार रोत को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही में महेंद्र जीत सिंह मालवीय, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है, उनकी छवि और उन्होंने जिस तरीके से दल बदला, उसकी वजह से जनता के बीच काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट गया है, और उसका असर जो है वो इस चुनाव में कहीं ना कहीं बढ़त देता हुआ नजर आ रहा है राजकुमार रोत को। अब अगर बात करते हैं तीसरी बड़ी सीट की, तो वो है जालोर सिरोही लोकसभा सीट। यहाँ पर लुम्बाराम चौधरी को अभी भी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण है आम कार्यकर्ता के रूप में पहचान बनाना। लुम्बाराम चौधरी जो है वो आम कार्यकर्ता के साथ साथ लोगों के बीच में ये मैसेज भी कन्वे करने में कामयाब हो गए कि वो काम निकलवाने में भी माहिर हैं। दिल्ली में जब
वो सक्रिय थे, या फिर यूं कहें कि जिला अध्यक्ष के तौर पर जब वो काम कर रहे थे तब बड़े अच्छे उन्होंने काम किए। इसके अलावा किसानों के लिए वो रिसर्च करने के काम में भी बड़े माहिर माने जाते हैं। कई तरीके की जो नई टेक्निक्स है किसानों से जुड़ी हुई, उसमें वो माहिर माने जाते हैं। इसके अलावा अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के खिलाफ जो चीज़ें गई, उनमें सबसे बड़ा कारण यही रहा कि लोगों के बीच ये मैसेज कन्वे हो गया कि वैभव अगर जीत भी जाते हैं तो उनके बाद यहाँ पर काम उनके जो अशोक गहलोत के खास नेता हैं, जिनमें संयम लोढ़ा, रतन देवासी, सुखराम विश्नोई जैसे नेता, जिनको लेकर अभी भी लोगों के बीच नाराजगी है, और वो नाराजगी थी जिसकी वजह से उनको विधानसभा चुनाव में लोगों ने हराया था, तो वो लोग संभालेंगे। ऐसे में लोग अभी भी उनके साथ खड़े हुए नजर नहीं आए। हालांकि वैभव गहलोत ने चुनाव बड़ा अच्छा लगा, उनकी बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा, उनकी पत्नी ने बड़े कमाल की कैंपेनिंग की, अशोक गहलोत भी लगातार जुटे रहे। लेकिन अभी वर्तमान में, क्योंकि कलबी चौधरी जो कि खुद लुम्बाराम चौधरी का समाज है, वो बड़ी संख्या में वहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर है, तो वो भी पूरी तरीके से लामबंद नजर आया लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में, जो एक बड़ा कारण बन रहा है कि इस जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर अभी भी जो बढ़त है वो लुम्बाराम चौधरी के पक्ष में ही है। अगली सीट की बात करते हैं, झालावाड़ 12 लोकसभा सीट, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत चुनाव लड़ रहे थे। ये सबसे बड़ा गढ़ है। खुद वसुंधरा राजे 5 बार सांसद रही, दुष्यंत सिंह खुद 5वीं बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और इस पूरे चुनाव में वसुंधरा राजे ने, मुझे लगता है जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि सबसे ज़्यादा टाइम उन्होंने यहीं पर दिया। इतना टाइम वो पहले कभी दुष्यंत के लिए वहाँ पर नहीं गुजारी थी। पहली बार देखने को मिला कि पूरे इलेक्शन कैंपेन में वसुंधरा राजे झालावाड़ में बनी रही। और मेरा ये दावा है कि राजस्थान में अगर सबसे ज़्यादा वोटों से कहीं पे बीजेपी को जीत मिलने वाली है तो वो झालावाड़ 12 की सीट होगी। तो कुल मिलाकर जो झालावाड़ 12 के रुझान, और स्थानीय स्तर पर जो है प्रमोद जैन भाया और उनकी पत्नी को लेकर भी लोगों में नाराजगी है। खासतौर पर जो कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक है मीणा समाज, वो भी उनसे छिटका हुआ है। ऐसे में बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ पर बीजेपी की जीत होने वाली है। अगली सीट की बात करें तो वो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में भी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनकी हालत काफ़ी पूरे इलेक्शन के कैंपेन के दौरान बड़ी खराब नजर आई। ये पहली बार आपने देखा होगा कि कोई प्रदेश का मुखिया, जिस पार्टी का प्रदेश का मुखिया है, वो चुनाव लड़ रहा है और वो अपनी सीट से बाहर नहीं निकल पाया। सीपी जोशी पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान बहुत मुश्किल से अपनी सीट छोड़कर जा पाए, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी राजपूत वोटरों की नाराजगी जो थी, वो सबसे बड़ा कारण थी, क्योंकि उनकी पूरी चित्तौड़गढ़ सीट पर सबसे इम्पैक्ट अगर कोई समाज कोई डालता है तो वो राजपूत समाज है। ऐसे में उनके मन में एक ये डर बना रहा कि अगर राजपूत विरोध में जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से वो पूरे कैंपेन के दौरान, इस पूरे अभियान के दौरान कभी भी उस सीट के बाहर निकलकर प्रचार करने के लिए नहीं गए, लेकिन वो आसानी से यहाँ पर निकल जाएंगे, क्योंकि उदयलाल आंजना का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है। साथ ही में ये बीजेपी की एक परंपरागत सीट है जिसका फायदा सीपी जोशी को मिलने वाला है। अगला सीट की हम बात करें तो वो है उदयपुर। उदयपुर में पूरी तरीके से बीजेपी का बेल्ट है, संगठन पूरी तरीके से मजबूत है। साथ ही में जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं ताराचंद मीणा, उनको लेकर भी लोगों के बीच में ये स्थानीयता का जो भाव है वो नहीं आ पाया कि ये मीणा जरूर है, लेकिन यहाँ जो उदयपुर के जो मीणा है वहाँ से वो बिलोंग नहीं करते हैं। हालांकि वो कलेक्टर रहे, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। इसके अलावा संगठन का भी एक असर नहीं दिखा। ऐसे में ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि मन्ना लाल रावत यहाँ से काफ़ी बढ़त लिए हुए हैं, और संभावना पूरी तरीके से यही है कि वो आसानी से यहाँ पर बढ़त हासिल कर जाएंगे और जीत भी जाएंगे। अगली सीट है अजमेर। अजमेर लोकसभा सीट पर बीजेपी की तरफ से भागीरथ चौधरी, उनको किस्मत का धनी कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव में न सिर्फ हारे बल्कि जमानत जब्त करवाए, उसके बावजूद टिकट ले आए, और इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान कोई खास सुर्खियां नहीं बटोरी, और आसानी से इस चुनाव को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि उनके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से जो खड़े थे रामचंद्र चौधरी, उनके साथ न तो सचिन पायलट लगे, ना रघु शर्मा उतनी तरीके से साथ आए। ऐसे में ये माना जा रहा है कि भागीरथ चौधरी आसानी से ये चुनाव निकाल लेंगे। और अगली सीट की अगर हम बात करें तो वो है कोटा। सबसे दिलचस्प चुनाव इस सीट पर देखने को मिला, जहां एक ही पार्टी में कभी दोनों लोग थे, ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल, वो यहाँ पर भिड़ंत करते हुए नजर आए, और पूरा ये जो पूरी सीट है वो फंसी हुई नजर आ रही है। और इस फंसने का जो मुख्य कारण है वो ये कि जहाँ जातिगत जो फैक्टर है वो
कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे हैं, प्रहलाद गुंजल के पक्ष में नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुर्जर, मीणा और मुस्लिम वोट बहुत बड़ी संख्या में और बड़ी संख्या में ये कांग्रेस के पक्ष में भी गए हैं। और वोट बैंक या फिर वोट प्रतिशत जो बढ़ा है वो भी इस बात का इशारा कर रहा है। लेकिन ओम बिरला के जो पक्ष में वो जो चीज़ें जा रही है वो ये कि कोटा जो है वो जनसंघ का बड़ा गढ़ रहा है, ऐसे में उनकी तरफ से भी पूरी कोशिश की गई। साथ ही में प्रहलाद गुंजल के जो खिलाफ जो चीज़ें गई उनमें ये कि शायद उतना बड़ा वोट जो है मीणाओं की तरफ से उनको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। साथ ही में जो उनकी इमेज जो है वो बनी हुई है, जिस तरीके से वो धरने प्रदर्शन और उग्र प्रवृत्ति के जो नेता माने जाते हैं, उसका भी थोड़ा सा जो नकारात्मक है वो लोगों के बीच में गया। साथ ही में कांग्रेस भी उतने मन से नहीं लग पाई, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि प्रहलाद गुंजल यहाँ पर फंस सकते हैं। लेकिन ये वो सीट है जहाँ पर क्लियर कह पाना अभी भी थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन ओम बिरला के लिए भी मुसीबतें कम नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे थे। और प्रहलाद गुंजल के पक्ष में ये सब चीज़ें हैं कि पायलट भी उनके साथ नजर आए, और माना ये भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे का कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट भी मिल रहा था, जिसकी वजह से इस चुनाव में प्रहलाद गुंजल बढ़त हासिल भी कर सकते हैं। अगली सीट की बात करें तो वो है राजसमंद। राजसमंद का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे दामोदर गुर्जर, वो रहने वाले गंगापुर सिटी के थे, उनको टिकट पहले दिया गया भीलवाड़ा से उन्हें भेज दिया गया राजसमंद। जब तक वो राजसमंद को समझ पाते तब तक इलेक्शन खत्म हो गया। वहीं परिवारवाद का विरोध करने वाली बीजेपी ने यहाँ से नाथद्वारा से जो बीजेपी के विधायक है विश्वराज मेवाड़, उनकी पत्नी महिमा कुमारी को यहाँ से टिकट दिया। और हालांकि उनका प्रचार के दौरान इस तरीके के वीडियोस वायरल हुए जहाँ पर वो कार्यकर्ताओं पे ही भड़कती हुई नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी ये बीजेपी का पूरा तरीके से बेल्ट है और यहाँ पर बीजेपी आसानी से चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। और क्लियरली यहाँ पर ये लग रहा है कि जो बीजेपी की महिमा कुमारी है वो चुनाव जीत जाएंगी। अगली सीट की बात करें तो वो है पाली लोकसभा सीट। पाली लोकसभा सीट को ये कहा जाए कि यहाँ पर कांग्रेस बहुत अच्छा कर सकती थी। यहाँ पर पीपी चौधरी का बहुत कड़ा विरोध था और जनता के साथ साथ बीजेपी के अंदर खाने में भी एक बहुत बड़ा इनका विरोध किया जा रहा था। यहाँ पर कांग्रेस अच्छा कर सकती थी। संगीता बेनीवाल जैसा युवा और अच्छा चेहरा इनके पास था, महिला चेहरा इनके पास था, लेकिन कांग्रेस ने उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई, मेहनत नहीं की और बूथ मैनेजमेंट भी उनका कमज़ोर रहा। और बीजेपी बूथ मैनेजमेंट के दम पर ही पाली सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं भीलवाड़ा लोकसभा सीट की। भीलवाड़ा वो जगह है जहां पर राजस्थान में आरएसएस सबसे मजबूत है। यहां पर आरएसएस समर्थित जो विधायक है वो यहां पर है, बीजेपी के खिलाफ जाकर यहां पर चुनाव लड़ा था और यहां पर अभी भी असर है पूरी तरीके से आरएसएस का। लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं सीपी जोशी, उनका भी एक बड़ा योगदान है यहाँ के लोगों को चंबल का पानी पिलाने का। ऐसे में बड़ा कड़ा मुकाबला तो नहीं कहेंगे, लेकिन बीजेपी से आसानी से जीतती हुई नजर आ रही है। जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी को थोड़ी बढ़त मिल रही है। दरअसल पोखरण वो क्षेत्र जहाँ पर मुस्लिम मतदाता थोड़े ज़्यादा है, वहाँ से करण सिंह उचियाड़ा को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वहाँ से अच्छा वोट मिलेगा, लेकिन उतना मतदान प्रतिशत यहाँ पर नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि यहाँ पर हल्की सी जो बढ़त है वो इस पूरे जोधपुर लोकसभा सीट पर गजेंद्र सिंह शेखावत जो बीजेपी के हैं उनको मिल सकती है। और आखिरी के दिनों में गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी, कई रोड शो करवाए, उसका भी एडवांटेज उनको यहाँ पर मिल सकता है। अगली सीट है टोंक सवाई माधोपुर। टोंक सवाई माधोपुर में पूरा जो कैंपेन था वो शुरू से हरीश मीणा के पक्ष में नजर आ रहा था, लेकिन आखिरी के वक्त में जब पीएम नरेंद्र मोदी की सभा होती है और बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी जाती है, उसका असर जो है वो देखने को मिला। और आज के वक्त में जो 51-49 का जो रेशो है उसमें 51% जो मजबूत हैं वो सुखबीर सिंह जौनपुरिया नजर आ रहे हैं, जबकि 49% पर हरीश मीणा। और उसकी बड़ी वजह ये है कि शायद ओवर कॉन्फिडेंस में हरीश मीणा इस गेम को लूज कर सकते हैं। इन तमाम सीटों को लेकर आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी प्रकार की चुनाव से जुड़ी दिलचस्प जानकारियों को देखने के लिए बने रहिए रिपोर्टर साहब पर। धन्यवाद।